फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने जो पिछले चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, वो कौन सी हैं, उनमें क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्त हुआ है, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति होती क्या है। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने जो अपना मनुष्य के आरंभिक काल में जिस के औजार उपयोग में लिए थे वो था पत्थर। जब हम सभी जानते हैं, अब क्या हुआ कि सबसे पहले मनुष्य ने एक और धातु खोजी पत्थर के साथ साथ, वो थी तांबा। जब तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग करके या कोई भी धातु, मतलब जो आरंभिक धातु है जो थी, जैसे तांबा था, उसके बाद थोड़ा सा कांसा था, तो इन सभी धातुओं का जो सम्मिलित उपयोग करके जो संस्कृति अस्तित्व में आई, वो कहलाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। तो इस तरह से ये चीज़ है। अब ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जैसा कि मैंने समझाया, पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। कभी कभी इसमें निम्न गुणवत्ता का कांस्य भी उपयोग में आ जाता था। ये जो संस्कृतियाँ थी, वो ग्रामीण लोग थे। ये लोग क्या करते थे कि पहाड़ियों और नदियों के आसपास रहते थे। जबकि हड़प्पा संस्कृति में हमने देखा कि वो लोग नगरीय सभ्यता थी। वो लोग वहाँ पर नगरीकरण विकसित हो चुका था। बड़े बड़े नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये जो सारे नगर हैं वो विकसित हो चुके थे। इसके बाद भारत में कौन कौन से प्रमुख ताम्रपाषाण युग के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो है, एक तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मतलब एक तो उदयपुर राजसमंद, ठीक है। उसके बाद इसको, ये जो क्षेत्र है वो बनास नदी घाटी के किनारे आसपास बसा हुआ है, तो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा में एक तो कायथा एरन, मालवा संस्कृति में कायथा एरन ये प्रमुख हैं। उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में इन संस्कृतियों के प्रमुख केंद्र पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पर है क्षेत्र। उसके बाद बिहार में चिरांद, सोनपुर, पश्चिमी बंगाल में महिषदल और वर्धमान जिले में भी ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो प्रमुख अवशेष हैं वो इन निम्नांकित संस्कृतियों में प्राप्त हुए। इसके बाद जो सबसे पहली जो संस्कृति है वो जोरवे संस्कृति, जोरवे महाराष्ट्र की है संस्कृति। ये जो संस्कृति थी वो गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र में पनपी थी। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे M.N. देशपांडे। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, धैमाबाद, इनाम गांव आदि स्थलों पर उत्खनन हुआ है। इस संस्कृति में दक्षिण की नवपाषाणिक संस्कृति के तत्व विद्यमान थे। ये जो जोरवे संस्कृति थी वो वैसे तो ग्रामीण थी, लेकिन इसकी देमाबाद और इनाम गांव नाम की जो बस्तियां थी वो नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गई थी। अब जो जोरवे स्थल हैं, जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल है वो है देमाबाद। ये गोदावरी नदी की घाटी में है। ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि कांसे की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ से कांसे का एक रथ भी प्राप्त हुआ है देमाबाद से। इसके बाद इनाम गांव जो है, ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी।
यहाँ से अन्नागार, भट्टी और गड्ढे वाले घर और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद जो नेवासा नाम का स्थल है, यहाँ पर पटसन की खेती का साक्ष्य भी मिला है। तो इस तरह से ये जो महाराष्ट्र की जो संस्कृतियाँ थी, जिनमें प्रमुख स्थल थे देमाबाद, इनाम गांव और नेवासा। महाराष्ट्र के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र है, उसमें पूरे महाराष्ट्र में संस्कृति थी। उसके बाद आहड़ संस्कृति। आहड़ ये बना, मैंने जैसे कि पहले बताया, बनास घाटी की ताम्रपाषाण संस्कृति है और इसके दो प्रमुख केंद्र आहड़ और गिलुंद हैं। इनमें से जो आहड़ है, इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर तांबे के जो उपकरण हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में मिले। अब यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों को धातु कर्म का ज्ञान भी हुआ करता था। ये जो आहड़ की जो बस्तियां थी, उसमें लोग पत्थर से बने हुए मकानों में रहा करते थे, जबकि जो गिलुंड क्षेत्र था वहाँ पर कच्चे मकानों में थे। यहाँ से इस संस्कृति से एक सांड की आकृति प्राप्त हुई है, जिसको बनासियन बुल भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगली संस्कृति है वो गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता और ये जो आहड़ सभ्यता है वो हमारे राजस्थान की सभ्यताएं हैं। अब राजस्थान में सीकर जिले में जो नीम का थाना क्षेत्र है, यहाँ पर गणेश्वर ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये खेतड़ी की तांबे की खानों के निकट स्थित है। गणेश्वर का जो टाइम है वो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी आज से गिन ले तो 4200 से 4800 साल पुरानी ये सभ्यता है। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाई जाती थी, तांबे की और अन्य धातुओं की। तो यहीं से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। यहाँ पर अनेक वृषभ मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि सांड जो था वो धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। तो इस तरह से ये गणेश्वर सभ्यता है। इसके बाद मालवा की जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, मालवा आता है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है भारत का, उस क्षेत्र में होता है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ से चरखी व कतलियाँ प्राप्त हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोग चरखे और कताई बुनाई से परिचित थे। यानी इनको वस्त्र के जो काम हैं वो आते थे। यानी ये भी काफ़ी पुरानी संस्कृति है और उनको वस्त्रों के बारे में जानकारी थी। इस संस्कृति की जो विस्तृत जानकारी है, दो क्षेत्र हैं, नवदा टोली और महेश्वर। अब नवदा टोली भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से लगभग सभी प्रकार के अनाज प्राप्त हुए। हम देखते हैं कि कई जगह से अनाज प्राप्त होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के, कहीं से जौ प्राप्त हुआ है, कहीं से पटसन प्राप्त हुआ, गेहूँ प्राप्त हुआ है, कहीं से ये प्राप्त हुआ है, बाजरा प्राप्त हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से लगभग सभी प्रकार के अनाज प्राप्त हुए हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो कृषि करने की क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी। और ये जो क्षेत्र है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, यानी भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया,
इसका सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण युगीन ग्राम स्थल है। तो नवदा टोली जो है वो सबसे, एक तो गांव है और ताम्र पाषाण युगीन है और इसके साथ साथ सबसे विस्तृत उत्खनित भी है। इस तरह जो हमारी जो संस्कृतियां हैं हड़प्पा के साथ वाली, वो इस तरह से कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।